हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम इकोनॉमी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं, बट एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। जैसे आपको पता ही है कि स्लीपी क्लासेस द्वारा अब ऑफलाइन मीडियम के माध्यम से भी यहाँ पर क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं, जो कि मोहाली में रखी जाती हैं। अब बेसिकली ऑफलाइन मीडियम में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कि एक फिक्स शेड्यूल है जिसके हिसाब से आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी यहाँ पर बनी रहे। रेगुलरली आपके क्विजेज वहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, टेस्टिंग के लिए डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, आपको करंट अफेयर का कोर्स का एक्सेस यहाँ पर दिया जाएगा। सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है आप उस तरीके से फिजिकली आके क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, तो वर्चुअली ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। तो डिटेल्स आपके सामने हैं, किसी भी प्रकार की क्वेरी रहे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर अपनी क्वेरीज को यहाँ पर रिजॉल्व करवा सकते हैं। फिर वही बात करें करंट अफेयर्स के बारे में कि कितनी ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ती जा रही है, वो तो आपको पता ही है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो उसी के आधार पर 2023 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए स्लीपी क्लासेस ने भी करंट अफेयर का कोर्स यहाँ पर तैयार किया है। अब खास बात क्या है इस कोर्स की कि पहली बात, डेली बेसिस पर आपके सब्जेक्ट वाइज वीकली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन आपको मिलेगी, जिसमें हम प्रीलिम्स से रिलेटेड डेटा तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट साथ के साथ मेन से रिलेटेड पॉइंट्स में वहां पर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज इसकी डिस्कशन यहां पर की जाएगी। और सबसे खास बात जो मैं कहूंगा कि पीवाईक्यू डिस्कशन, आपको आइडिया लगना जरूरी है कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछ सकता है, या उस टॉपिक से रिलेटेड पहले कैसे क्वेश्चन आए हैं, फिर चाहे वो आपका प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, तो वो दोनों तरीके के क्वेश्चन यहां पर कवर किए जाते हैं। इसके अलावा डेमो लेक्चर्स आपके अवेलेबल हैं, चाहिए चेकआउट कीजिए और एनरोल कीजिए इस कोर्स में और अपनी करंट अफेयर्स को यहाँ पर स्ट्रेंथन कीजिए। अब करते हैं आज के प्रीमिक्स के बारे में बात। तो वही हमारी एक ड्रिल रहेगी यहाँ पर। पहले 5 क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्या काम यहाँ पर रहेगा कि आपको हर एक क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से समझना है, पढ़ना है, ऑप्शंस को एनालाइज करना है और करेक्ट आंसर वहां पर मार्क करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर आपके स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूएस डॉलर्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। थोड़ा सोच समझ के करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिएगा। फिर वहीं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत गौरव स्कीम के बारे में बात की जा रही है। 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है कि इनमें से कौन सी है। तो आराम से तसल्ली से देखिए आपको भारत गौरव स्कीम के बारे में क्या क्या चीजें याद है और इस हिसाब से अपनी यहां पर करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। फिर वहीं देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। वेज एंड मींस एडवांसेस बहुत बार डिस्कस किया गया है, दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 3 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, बतानी इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो हर एक स्टेटमेंट को तसल्ली से देखते हुए, वीडियो पॉज करते हुए अपना आंसर वहां पर मार्क करते जाइए। फिर वहीं बात करें फोर्थ क्वेश्चन के बारे में कि सोर्सेज क्या क्या रहते हैं फॉरेस्ट रिजर्व्स के, उनसे रिलेटेड अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी यहाँ पर करेक्ट है। 4 कोड आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो सभी क्वेश्चन को तसल्ली से एक बार दोबारा, अगर आपने क्वेश्चन स्किप कर लिया है, मैं आपको दोबारा एडवाइस करूंगा, दोबारा जाइए उस क्वेश्चन पर, देखिए उस क्वेश्चन को, जो भी आपको वहां पर करेक्ट आंसर लगता है उसे मार्क कीजिए। क्योंकि ये जो प्रोसेस है जहां पर आप क्वेश्चन को मार्क करें, आपकी थोड़ा अटेम्प्ट रेट भी यहां पर बढ़े, तो आपको उसके चलते पता लग पाएगा कि कितना आप वहां पर करेक्ट तरीके से आंसर कर पा रहे हैं। और जब डिस्कशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने रिजल्ट्स तो सामने आ ही जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चंस, आई होप आप में से सभी नहीं इन सभी क्वेश्चंस को यहां पर अटेम्प्ट किया और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। अब बात करते हैं इन 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में। पहला क्वेश्चन यहां पर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूएस डॉलर, जैसे कि हम अभी करंटली विटनेस भी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई थी और पूछा जा रहा था कि बताइए इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। आइए एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को यहां पर एनालाइज करते हैं। पहली स्टेटमेंट में यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो यूएस का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो वहां पर बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो आपका डॉलर इंडेक्स है वो नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका स्ट्रॉन्ग डॉलर की वजह से क्या होगा कि हमारा जो इंपोर्ट बिल रहेगा वो और ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगा। और थर्ड में कह रहे हैं कि बाय द मींस ऑफ डॉलर रुपी स्वैप ऑप्शंस, आरबीआई यहां पर रुपी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है अगेंस्ट डॉलर। तो 3 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट में अगर आप देखें कि जब इन्फ्लेशन यूएस में वहां पर आएगी, तो उसकी वजह से वहां के जो यूएस फेडरल रिजर्व है उनके द्वारा वहां पर किस तरीके के स्टेप्स लिए जाएंगे कि जी हाँ, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, हमें मनी सप्लाई को वहां पर कंट्रोल करना है, तो उनके चलते वहां इंटरेस्ट बढ़ाए जाएंगे। जब इंटरेस्ट बढ़ाए जाएंगे तो डेफिनेटली अच्छी यील्ड वहां पर मिलेगी, उस प्रकार के जितने भी सरकारी बॉन्ड्स वहां पर रहेंगे। तो डेफिनेटली जिस तरीके का ट्रेंड हम यहाँ पर विटनेस करें कि कैपिटल फ्लाइट यहाँ से हो रही है और वहाँ की जो मार्केट्स हैं, वहाँ के जो सरकारी बॉन्ड्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा परचेज उनका वहाँ पर किया जा रहा है, तो उसके चलते यहाँ जो डॉलर की डिमांड है वहाँ की डोमेस्टिक मार्केट में वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है जी। जब डॉलर की डिमांड वहाँ पर बढ़ रही है, उनकी
डोमेस्टिक मार्केट में, यूएस के डोमेस्टिक मार्केट में, तो डेफिनेटली उसके चलते जो यूएस डॉलर है उसकी वैल्यू भी वहां पर बढ़ेगी और उसी के ही चलते आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो भी यहां पर स्ट्रेंथन होगा। ठीक है जी, तो ये पहली स्टेटमेंट तो आपकी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सोच समझ के कंसेप्चुअल बेस्ड अगर आपको आइडिया रहेगा तभी आप इसे यहां पर करेक्ट मार पाएंगे। उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर दी गई है कि डेफिनेटली जब स्ट्रॉन्ग डॉलर रहेगा, मतलब रुपए की अगेंस्ट जब उसकी वैल्यू देखेंगे तो डेफिनेटली अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेगी तो उसके चलते जितना भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमें ज्यादा पैसे यहां पर देने पड़ेंगे, तो हमारा जो बिल है वो डेफिनेटली यहां इन्फ्लेट होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर करेक्ट है। पर वही सॉरी, जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है डाउन नहीं रहेगा बल्कि आपका वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, यूएस डॉलर इंडेक्स आपका और ज्यादा यहां पर बढ़ेगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहां इनकरेक्ट रहेगी, सॉरी फॉर द एरर देयर। उसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर बात हो रही है कि बाय द मींस ऑफ डॉलर रुपी स्वैप ऑप्शन, उसके चलते यहां पर सरकार द्वारा, बेसिकली आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है, रेगुलेटर का ही ये फंक्शन यहां पर है, उनके द्वारा ये मॉनिटरी टूल यहां पर यूज किया जाता है, जिसके चलते वो अपने डॉलर्स को मार्केट्स में रिलीज करते हैं ताकि उस हिसाब से इंडिया में जो डॉलर की या उस प्रकार से जो डॉलर की सप्लाई है उसे हम मेंटेन करके रखें, ताकि अगर सप्लाई वहां पर मेंटेन नहीं रहेगी, डिमांड बढ़ती रहेगी तो डेफिनेटली उसके प्राइसेस भी वहां पर बढ़ेंगे। तो उसी को मेंटेन करने के लिए आपके यहां पर डॉलर्स बेचे जाते हैं, रुपए उसके माध्यम से वहां पर लिए जाते हैं ताकि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सके और जो हमारा रुपये यहां पर गिर रहा है एज कंपेयर टू डॉलर, हम उसको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सके। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट आई होप यहां पर आपको समझ आ गई हो, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि जब वहां पर इन्फ्लेशन आएगी तो यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा वहां पर मेजर्स लिए जाएंगे जिसके चलते इंटरेस्ट रेट्स वहां पर बढ़ाए जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स वहां पर बढ़ाए जाएंगे तो उसके चलते जो वहां के सरकारी बॉन्ड्स रहेंगे, सिक्योरिटीज रहेंगी, वो ज्यादा एक अच्छी एक ऑप्शन वहां पर रहेगी, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वहां पर रहेगी सभी के लिए, जिसके चलते डेफिनेटली जो यूएस डॉलर्स की डिमांड है यूएस के डोमेस्टिक मार्केट में वहां पर इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपका डॉलर इंडेक्स यहां पर और चढ़ेगा, जो कि अभी हमने रिसेंटली विटनेस भी किया है। 20 ईयर हाई यहां पर हमने विटनेस किया कुछ समय पहले। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट यहां पर आपकी इनकरेक्ट है। तो उसी के आधार पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन हुई। और वही चीज आपको यहां पर बताई गई है कि जो आपका यूएस डॉलर इंडेक्स है जो कि मेजर करता है द ग्रीन बैक्स एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द 6 मेजर ग्लोबल करेंसीज। अब यहां पर आपके लिए होमवर्क क्या है, आप बताइए कि ये कौन सी करेंसीज के बारे में यहां पर बात हो रही है, कमेंट बॉक्स में आपको यहां पर मेंशन करना है। तो जो इनका 20 ईयर हाई रिसेंटली हमने विटनेस किया है कि यूएस डॉलर इंडेक्स अब आपका 105 से ऊपर यहां पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है जी, तो एक 20 ईयर हाई विटनेस हुआ, तो क्यों है, क्योंकि डॉलर की डिमांड वहां पर बढ़ती जा रही है, उतनी ज्यादा इसकी सप्लाई वहां पर नहीं है। उसके चलते क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अगर हम बात करें कि आपका जो यूएस कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है जो कि अभी रिसेंटली बहुत लंबे समय से यहाँ पर बढ़ता हुआ देख रहे हैं, एक नए रिकॉर्ड्स यहाँ पर ब्रेक किए जा रहे हैं एंड मोस्टली जो आपके हाई एनर्जी एंड फूड प्राइसेस हैं उनकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। तो जब भी इस प्रकार से इन्फ्लेशन आपकी बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स वहाँ पर बढ़ाए जाते हैं, ठीक है जी, ताकि उस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सके और उसकी वजह से जो आपकी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं कंट्री में दे बिकम मोर अट्रैक्टिव, जिसकी वजह से हायर डिमांड वहाँ पर बढ़ जाती है करेंसी की। ठीक है जी, उसके अलावा और कौन सा फैक्टर यहां पर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो आपके ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो आपके यूएस बेस्ड ही वहां पर है। ठीक है जी, तो जब भी जैसे आपकी इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया के कंटेक्स्ट अगर हम बात करें तो वहां से जब भी वो पैसा बाहर निकालेंगे अपने रिस्की एसेट जो जिस प्रकार के स्टॉक्स या किसी प्रकार के उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट्स की होंगी म्यूचुअल फंड में, जब उसको बाहर निकालेंगे तो डेफिनेटली उसके चलते एक कैपिटल फ्लाइट हम यहां पर विटनेस करेंगे। अब उसको यहां से निकालते हुए जब इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स में उन पैसों को वहां पर डाला जाएगा तो उसके चलते आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो और ज्यादा यहां पर स्ट्रेंथन होता जाएगा। ठीक है जी, और पैसा उनका वापस जा रहा है और डॉलर की डिमांड यहां पर बढ़ती हुई हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है। उसके अलावा इंडिया के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है कि डेफिनेटली जब भी यूएस डॉलर आपका स्ट्रेंथन होता है तो रुपये के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती, डेफिनेटली उसे गिवन करना पड़ता है, उनकी वैल्यू यहां पर कम हो जाती है। इंडिया यहां पर रिलाई करता है ऑन डॉलर डिनोमिनेटेड इंपोर्ट्स फॉर ओवर 85%, कि जितनी हमारी इंपोर्ट्स की पेमेंट होती है उनमें से 85% से भी ज्यादा हमारी पेमेंट्स डॉलर्स में वहां पर की जाती है। ठीक है, जैसे कि ऑयल रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हमारी यहां पर है, ठीक है, जो भी आपके गुड्स यहां पर इंपोर्ट हो रहे हैं, तो इतनी ज्यादा अगर डॉलर डिनोमिनेटेड यहां पर इंपोर्ट्स रहेंगे और डॉलर की वैल्यू वहां पर बढ़ती हुई हम देखेंगे तो डेफिनेटली जो हमें पैसे वहां पर देने, जो हमारा बिल इंपोर्ट बिल बनेगा वो भी यहां पर बढ़ता हुआ हम देखेंगे। और जब इस तरीके के एफपीआईज यहां से अपना पैसा बाहर निकालते रहेंगे, कैपिटल फ्लाइट यहां पर होती रहेगी, तो फर्दर वहां पर जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड जो रहेगी इंडिया में डॉलर्स की, वो और ज्यादा यहां पर इंक्रीज होगी और ज्यादा डॉलर यहां पर महंगा होता जाएगा। ठीक है जी, अब आरबीआई मल्टीपल यहां पर ऑप्शंस रखता है, मल्टीपल तरीके के टूल्स यहां पर यूज करता है इस तरीके की सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए। ऑब्जेक्टिव इनका बड़ा सिंपल सा रहता है, ये नहीं चाहते कि वहां पर रुपए को रोक दिया जाए,
ठीक है जी। वहां पर एक तरीके का ऐसा नहीं कि स्टेट वहां पर डिसाइड कर रहा है कि कितना एक्सचेंज रेट वहां पर रहेगा, हम वो नहीं चाहेंगे। हम उसको ग्रेजुअली जो उसकी इंटरनेशनल वैल्यू रहेगी उसी हिसाब से एडजस्ट करना चाहती है आरबीआई। बट जो सडन शॉक्स वहां पर आ रहे हैं, जो इतना वॉलेटाइल नेचर का भी ये पूरा सिनेरियो यहां पर बन चुका है, उसको थोड़ा बहुत प्रिवेंट करने के लिए, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे सिटीजंस के ऊपर ना पड़े, तो थोड़े बहुत ऑप्शन यहां पर यूज किए, थोड़े बहुत टूल्स बेसिकली यहां पर यूज किए जाते हैं, जिनमें से आपका एक तरीके का है कि डॉलर्स वहां पर बेच देते हैं, रुपीज को वहां पर खरीद देते हैं, ताकि उस तरीके से डॉलर्स की जो डिमांड है हमारी इकोनॉमी में, हम उसको मेंटेन करके रखें, ताकि उसका प्राइस इतना ज्यादा यहां पर ना बढ़े। ठीक है जी। कोशिश यहां पर नहीं रखते कि हम उसे कंट्रोल करें, उस पर्टिकुलर जो प्राइस चेंजेस वहां पर आ रहे हैं, वो उस पूरी ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने की यहां पर कोशिश रहती है आरबीआई द्वारा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आपसे यहां पर पूछा गया था, और इस हिसाब से जो करंट सिनेरियो आपका चल रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बन जाते हैं। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर भारत गौरव स्कीम के बारे में बात हो रही है, दी गई थी 3 स्टेटमेंट्स, फोर्थ आपका नन ऑफ द अबव था। आपको बताना था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। तो रेलवेज के अंतर्गत एक तरीके की स्कीम यहां पर निकाली गई थी, जिसके चलते कोई भी ऑपरेटर यहां पर ट्रेन लीज कर सकता है भारतीय रेलवे से, ताकि एक थीम बेस्ड सर्किट पर उसे रन किया जा सके, जो कि आपका एक स्पेशल टूरिज्म पैकेज की तरह वहां पर रन की जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर करेक्टली बताई गई है। और रेलवेज का यहां पर फायदा क्या है कि उन्हें एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका यहां पर जनरेट हो पाएगा इन द फॉर्म ऑफ राइट ऑफ यूज चार्जेस, की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर रेलवेज का उस पर्टिकुलर ऑपरेटर द्वारा यूज किया जाएगा, तो उसका पैसा उन्हें वहां पर रेलवेज को भरना पड़ेगा। एंड सिंस रेलवेज की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम फ्रेट सेगमेंट से ही कमा पा रहे हैं, पैसेंजर में जो हमारे लॉसेज हो रहे हैं उसे हम ऑफसेट करी जा रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहां पर चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि फर्दर रेलवे सेक्शन यहां पर इंप्रूव कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। तो कब तक जो केंद्रीय सरकार द्वारा यहां पर उस तरीके के पैसे इन्फ्यूज किए जाते हैं रेलवे सेगमेंट में, कब तक उसी के माध्यम से हम यहां पर करेंगे। रेलवेज को यहां पर खुद से रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, अपने जो उनके फ्यूचर प्लान्स हैं उनके लिए खुद से अपनी फंडिंग वहां पर करनी पड़ेगी, सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो उसके लिए इस तरीके की स्कीम्स यहां पर निकाली जा रही हैं। फिर वहीं थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें, थोड़ी बहुत ही इन डेप्थ तरीके की आपकी स्टेटमेंट है कि जो मैंडेटरी इंश्योरेंस यहां पर रखी गई है टूरिस्ट के लिए, वो रेलवेज की लाइबिलिटी रहेगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, वो रेलवेज की नहीं, वो बेसिकली जो यहां पर ऑपरेटर है उन्हीं की लाइबिलिटी यहां पर रहेगी। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि इस तरीके की स्कीम को थोड़ा डिटेल में भी आप पढ़ लीजिए, ताकि उस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप वहां पर करेक्टली मार्क कर सकें। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर कौन सी हुई आपकी? सी ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट हुई। तो बेसिकली नवंबर 2021 में इंडियन रेलवेज ने अलाउ किया प्राइवेट प्लेयर्स को कि उस तरीके के थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन्स वहां पर रन की जा सके, ताकि जिस प्रकार का हमारा एक रिच कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है जी, जो हमारे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, उनमें भी हम टूरिज्म का थोड़ा बूस्ट कर सकें। और साथ के साथ जो हमारे भारतीय लोग रहेंगे उनके लिए तो रहेगा ही, जो बाहर से आ रहे हैं स्पेशली टूरिस्ट, उनके लिए भी यहाँ पर सहूलियत वाला काम हो जाएगा। तो इसमें कोई भी ऑपरेटर रहेगा, लीज करेंगे ट्रेन रेलवे से, और एक तरीके के थीम बेस्ड सर्किट वहां पर तैयार करते हुए उन सर्किट्स को उन्हें रन करेंगे एक टूरिज्म पैकेज बनाते हुए। ठीक है जी। तो कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन की गई हैं कि सब जितने भी यहाँ पर फ्रीडम दी गई है ऑपरेटर को कि अपने हिसाब से रूट डिसाइड कर सकते हैं, हॉल्ट्स क्या रहेंगे, किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, और टैरिफ भी क्या रहेगा, तो ऑपरेटर द्वारा ही यहां पर डिसाइड किया जाएगा। जो सर्विस प्रोवाइडर है डेफिनेटली वो कस्टडी ले सकते हैं ट्रेन की मिनिमम 2 साल के लिए, एंड मैक्सिमम पीरियड यहां पर क्या रहेगा, जो रेजिड्यूल लाइफ है कोचेस की, जब तक कोचेस वहां पर रन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे उनका टाइम टू टाइम अगर उन्हें लगता है एग्रीमेंट अपना रिन्यू करना है, तो रेलवे साथ वहां पर किया जा सकता है, बट मिनिमम 2 साल के लिए तो यहाँ पर रहेगा ही। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है कि डेफिनेटली यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हें अलाउ किया जाता है, जिनके पास टूरिज्म सेक्टर की एक अच्छी नॉलेज है कि फर्दर वो अपने सेगमेंट को यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि हमने पेंडेमिक के बाद से प्री पेंडेमिक लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। ठीक है जी। ऐसे कुछ कुछ सेक्टर्स हैं, तभी हम कहते हैं ना कि के शेप रिकवरी यहाँ पर आई है, क्योंकि कुछ कुछ सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म हो गया, ठीक है जी, ये अभी ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि फर्दर जो हिट इन्होंने पेंडेमिक के टाइम वहां पर विटनेस किया था, तो उसके बाद से ये ग्रो नहीं कर पाए, प्री पेंडेमिक लेवल्स को पार नहीं कर पाए, अभी भी इनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो तरीके से यहां पर चल रही है। तो फर्दर उसको यहां पर ऐड करेगा। साथ के साथ रेलवेज के लिए यहां पर एक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू यहां पर जनरेट हो पाएगा उनके लिए, ताकि उस तरीके से जो उनकी ट्रेन्स हैं फर्दर उनकी प्राइवेटाइजेशन भी यहां पर हो सकती है, दोनों ही कार्गो और पैसेंजर ट्रेन के लिए भी। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स इंपॉर्टेंट चीजें हैं भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत। यहाँ पर जो रेवेन्यू रहेगा, जो रेलवेज को यहाँ पर जनरेट होकर मिलेगा, किस तरीके से कि जो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो प्राइवेट प्लेयर द्वारा उसे यूज किया जा रहा है, तो प्राइवेट प्लेयर उस
इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए राइट ऑफ यूज चार्जेस यहां पर पे करेगा। ठीक है जी, तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है आपकी स्कीम से रिलेटेड। आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली यहां पर मार्क किया हो। थर्ड क्वेश्चन की ओर यहां पर बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि जो आपकी फर्स्ट भारत गौरव ट्रेन है उस आपका कॉम्बिटोर से शिरडी तक यहां पर रन कर रही है। तो इंपॉर्टेंट इस तरीके के फैक्ट्स भी याद रखना, स्टेट पीसेस जैसे एग्जाम्स में बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है। हाँ जी, मैंडेटरी इंश्योरेंस वाला जो पॉइंट था, सॉरी मैं स्किप कर गया, कि वो जो टूरिस्ट की यहाँ पर जितनी भी इंश्योरेंस यहाँ पर रहेगी वो जो सर्विस प्रोवाइडर है मतलब जो ऑपरेटर है उनकी यहाँ पर लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है जी, एंड ऑल लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है जी, या फिर किसी प्रकार का अनटोवर्ड इंसिडेंट वहां पर हो जाता है तो वो वहां पर इंडियन रेलवेज द्वारा बॉर्न की जाएगी, मतलब उनके द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर उठाई जाएगी बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट की। एक्सीडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट जो यहाँ पर कहेगी कि हाँ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से अगर यहाँ पर किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तब वहां पर रेलवेज वहां पर लेगी। बट अगर ऑपरेशनल हिंड्रेंसेज या ऑपरेशनल फेलियर की वजह से अगर वहां पर किसी प्रकार का ऐसा कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंट वहां पर हो जाता है तो हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर पर वहां पर शिफ्ट कर दी जाए। ठीक है जी, तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी आपकी स्कीम से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन में वेज एंड मीन्स एडवांसेस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई थी, बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो बेसिकली ये बहुत बार टॉपिक डिस्कस हुआ है, मैंने सोचा थोड़ा दोबारा इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। क्या है वेज एंड मीन्स, जो आपका मैकेनिज्म किस तरीके का है जिसके चलते आरबीआई यहां पर फंड करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि किसी प्रकार के जो उनके टेम्परेरी मिसमैचेस वहां पर हो रहे हैं कैश फ्लोज में उसको ये थोड़ा सॉर्ट कर सके। तो बिल्कुल करेक्टली यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है और इसी का यही बेसिक्स ऑब्जेक्टिव भी है आपके इस वेज एंड मीन्स एडवांसेस टूल का, जो कि आरबीआई द्वारा यहां पर रखा जाता है। फिर वहीं अगर हम बात करें जो आपके WPA जिसकी लिमिट्स यहां पर सेट की जाएंगी, कितना हमें उधार देना है, तो पीरियोडिकली यहां पर रिवाइज की जाती है। ठीक है जी, और जो प्रीवियस यूटिलाइजेशन रहेगी जो कि जिस हिसाब से वहां पर उसे यूटिलाइज किया गया होगा उसे भी वहां पर कंसीडर किया जाएगा जब रिवाइज लिमिट्स को वहां पर डिटरमाइन किया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी उसके आधार पर करेक्ट है। थर्ड में जो बात हो रही है कि जो इंटरेस्ट यहां पर लगाया जाता है आपके स्पेशल WMAS पर, जो स्पेशल आपका वेज एंड मीन्स एडवांसेस रहेगा वो आपका रेपो रेट से यहां पर कम रहेगा, क्योंकि उसमें सरकारी जो सिक्योरिटीज रहती हैं उनका कोलैटरल वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर बिल्कुल करेक्ट थी और उसी के आधार पर आपकी डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन थी। तो क्या है वेज एंड मीन्स एडवांसेस की, यहां पर आरबीआई द्वारा टेम्पररी लोन्स वहां पर दिए जाते हैं। ठीक है जी, किसको, केंद्रीय सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, और इस फैसिलिटी को हम वेज एंड मीन्स एडवांसेस यहां पर कहते हैं, जो कि 1997 में इंट्रोड्यूस की गई थी और बेसिकली किसी प्रकार की अगर रिसिट्स और पेमेंट्स में कोई मिसमैच हो रहा है तो उसको पूरा करने के लिए यहां पर की गई थी। अब जो सरकारें हैं वो अवेल कर सकती है इस तरीके का इमीडिएट कैश आरबीआई से जब उन्हें जरूरत पड़ेगी, बट उसे 90 दिन के अंतर्गत वहां पर उसे वापस करना है। और जो इंटरेस्ट यहां पर रखा जाता है वो एग्जिस्टिंग रेपो रेट के हिसाब से वहां पर चार्ज किया जाता है। अब जो वहां पर स्टेटमेंट में बात हुई थी वो स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में बात हुई थी। ठीक है जी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट इट हैज टू रिटर्न द अमाउंट 90 डेज। अब ये थोड़े से पॉइंट्स रहते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने, ये वाले फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, बट अगर किसी प्रकार से 90 डेज से एक्सीड हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट जो आपका रहेगा 2 परसेंटेज पॉइंट्स और ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगा रेपो रेट के हिसाब पे। और इसमें आपके दो टाइप्स रहते हैं, एक नॉर्मल एक स्पेशल। स्पेशल में आपका क्या रहता है, जिसे हम स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी भी ये नाम दिया जाता है। तो इस तरीके की जो टर्म्स रहती है ना, आपको जरूरी नहीं है कि वहां पर स्पेशल WMA टर्म वहां पर यूज होगी, हो सकता है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी वाली टर्म वहां पर यूज हो जाए। तो ये यहां पर प्रोवाइड की जाती है जब सरकार, केंद्रीय हो या राज्य सरकार, उस प्रकार की अपनी सिक्योरिटीज को एज अ कोलैटरल वहां पर आरबीआई के पास सबमिट करती है कि हाँ जी हम इतना कोलैटरल आपके पास रख रहे हैं तो हमें स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी यहां पर एंजॉय करने दीजिए। ठीक है जी, बट जब उनकी SDF की लिमिट वहां पर एग्जॉस्ट हो जाती है तब वो उस प्रकार से जो नॉर्मल आपकी WMA है उस फैसिलिटी को वहां पर एंजॉय करते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट है आपका SDF का वो बेसिकली 1 पॉइंट कम रहता है। रेपो रेट अगर आपका 4.45 है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, तो वहां पर आपका ये 3.45 के हिसाब से इस इंटरेस्ट पे ये लोन फर्दर आरबीआई द्वारा सरकारों को वहां पर दिया जाएगा अंडर द SDF। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। आई होप यहां पर चीजें क्लियर होगी हो, इस तरीके से आपका एक काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर बात हो रही थी सोर्सेज ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, उससे रिलेटेड अब आपको यहां पर 4 ऑप्शन दी गई थी, बताना था इनमें से कौन कौन सी यहां पर करेक्ट हैं। तो पहले में कह रहे हैं ट्रेड बैलेंस, सेकंड में कह रहे हैं रिसिट्स जो कि आपके एक्सपोर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज से वहां से जनरेट होंगी, कैपिटल फ्लोज एंड वैल्यूएशन इफेक्ट। तो किस प्रकार से हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो हम कहते हैं कि लास्ट ईयर हमने बहुत ज्यादा यहां पर अकोमुलेट कर लिए थे, अब जिस प्रकार की सिचुएशन अभी चल रही है हम एक डाउनफॉल भी वहां पर विटनेस कर रहे हैं। खरीदी आपके फॉरेस्ट रिजर्व्स वहां पर खर्च किए जा रहे हैं उस प्रकार से जो रुपी को थोड़ा कुशन प्रोवाइड करने के लिए अगेंस्ट द डॉलर। बट उससे एक स्टार्टिंग नेचर का क्वेश्चन हम आज यहां पर देखते हैं कि उसके सोर्सेज क्या रहते हैं, फॉरेस्ट रिजर्व्स हमारे किस प्रकार से वहां पर हमारे पास अकोमुलेट होते हैं। तो उसके थोड़े बहुत अगर हम पॉइंट्स देखें तो यहां पर जो आपके चारों पॉइंट्स हैं
ट्रेड बैलेंस हो गया, रिसीट्स हो गए फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, कैपिटल फ्लोज, वैल्यूएशन इफेक्ट, ये बिल्कुल आपके यहाँ पर करेक्ट है और उसी के आधार पर आपकी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली जितने भी फॉरेस्ट रिजर्व वहाँ पर अकोमुलेट किए जाते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, जब किसी प्रकार के एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स वहाँ पर हो रही है उससे जो हम अर्निंग करेंगे, जो सर्विसेज हमारे द्वारा वहाँ पर एक्सपोर्ट की जा रही है उससे जो हम पैसा अर्न करेंगे, उसी से हमारा फॉरेस्ट रिजर्व वहाँ पर अकोमुलेट किया जाता है। तो जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस भी जो वहाँ पर रहता है, डेफिनेटली वो भी यहाँ पर हेल्प करता है फॉरेस्ट रिजर्व को और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाने के लिए, और उस हिसाब से सेंट्रल बैंक भी इन फॉरेस्ट रिजर्व्स को वहाँ पर यूज़ करता है ताकि उस हिसाब से अगर रुपये की किसी प्रकार से डिवैल्यूशन या बेसिकली डेप्रिसिएशन वहाँ पर हो रही है तो उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकें। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग चीज़ है, सोर्सेज अलग चीज़ है। सोर्सेज का मतलब हुआ कि कहाँ से फॉरेस्ट रिजर्व्स हम ले रहे हैं, कहाँ से हमारा इकट्ठा हो रहा है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं कि फॉरेन करेंसी के आपके एसेट्स हो गए, गोल्ड हो गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गए यहाँ पर, और जो हमारा रिजर्व पोजीशन है IMF में, ये सभी आपके मेजर 4 कंपोनेंट्स रहेंगे। ये तो आपने पहले भी शायद इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ा होगा। बट अगर हम पिछले साल का थोड़ा बहुत डेटा यहाँ पर देखें किस हिसाब से यहाँ पर हमारे सामने यहाँ फॉरेस्ट रिजर्व्स आए हैं, तो ये आपके पास यहाँ पर लिस्ट सामने है। अब यहाँ पर अगर आप एक बहुत अच्छा पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो करंट अकाउंट बैलेंस है, करंट अकाउंट बैलेंस में बेसिकली कि जिस प्रकार के हमारे ट्रेड वहाँ पर किया जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ पर हो रहा है, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसमें हमारा इंपोर्ट का जो बिल है वो ज़्यादा है जितना हम एक्सपोर्ट से वहाँ पर कमा पा रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में वहाँ पर चल रहा है। तो डेफिसिट में होने के बावजूद भी हमारी इतनी सारा अकोमुलेशन है, तो अच्छी बात है यहाँ पर उस तरीके से हमारे मतलब कैपिटल फ्लोज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है जो कि इस डेफिसिट को वहाँ पर ओवर पावर करते हुए, ओवर शैडो करते हुए हम फर्दर वहां पर इतना फॉरेस्ट रिजर्व अकोमुलेट कर पा रहे हैं। बट वहीं अगर आप यूएस का देखें तो ये बहुत ज्यादा है। अब इनके लिए घबराने वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो यूएस की जो करेंसी है, यूएस डॉलर है, वो तो ऐसी करेंसी जो कि हर जगह एक्सेप्ट हो रही है, तो डेफिनेटली इन्हें एज सच कोई घबराने वाली बात नहीं है। उस चीज को कभी भी इजीली वहां पर सेटल कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रिंटिंग वहां पर करते हुए। तो इनके पास ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं। हमारे पास क्यों ऑप्शंस कम अवेलेबल है, क्योंकि मोस्टली जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें हम डॉलर के थ्रू वहां पर पेमेंट्स ले और एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं, आपको उस तरीके से पूछा सकता है। फिर वहीं जो अगर हम बात करें सोर्सेज के बारे में, सोर्सेज ऑफ इंक्रीज इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो इसमें आपका जो ट्रेड बैलेंस रहेगा, ठीक है जी, वो तो रहेगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वहां पर कितना हो रहा है। नेट इनविजिबल्स जो रहेंगे कि सर्विसेज का जो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कितना पैसा हम यहाँ पर कमा पा रहे हैं, फिर उसके हिसाब से हमारा टोटल यहाँ करंट अकाउंट बैलेंस बनेगा। तो सर्विसेज में जो आपकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज का जो पॉइंट था कि रिसीट्स वहां जनरेट हो रही है, वो आपका इनविजिबल्स के अंदर वहां पर काउंट किया जाता है। फिर कैपिटल फ्लोज, किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स हम यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर फर्दर पैसा खर्च किया जा रहा है, उसको भी हम जो आपका कैपिटल अकाउंट में रजिस्टर किया जाता है वो आपका कैपिटल फ्लोज के अंतर्गत यहाँ पर आएगा। फिर ओवरऑल आपका बैलेंस यहाँ पर जनरेट हो गया। फिर आता है वैल्यूएशन इफेक्ट। वैल्यूएशन इफेक्ट के चलते क्या है कि बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने कोई डॉलर यहाँ पर अकोमुलेट किए हैं तो उनकी वैल्यू उतनी की उतनी वहां पर है, गोल्ड की वैल्यू उतनी की उतनी वहां पर है, वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो उसकी वजह से आपकी कभी कभी जो हमारा पूरा रिजल्ट रहता है या जितने भी हमारा ओवरऑल बैलेंस रहता है उसमें फ्लक्चुएशन आती है कि करंट मार्केट प्राइस वहां पर क्या चल रहा है, तो उसको भी यहाँ पर ऐड किया जाता है और उसी के आधार पर हमारा यहाँ पर रिजर्व्स की फाइनल अमाउंट यहाँ पर डिसाइड की जाती है। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, और इस तरीके से जब छोटी छोटी चीजें ध्यान में रहेंगी तो काफी इजीली हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी वहां पर टैकल कर पाएंगे। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को यहां पर करेक्टली यहां पर मार्क किया और बेसिकली एक डेटा भी आपको यहां पर प्रोवाइड किया गया है, उस हिसाब से आप यहां पर ट्रेंड भी एनालाइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दी गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया था, बताना था कि इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, एक मैकेनिज्म है जिसके चलते कंपनीज कैपिटल रेज करती हैं बाय द इशूइंग ऑफ शेयर्स, और सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपकी इक्विटी कैपिटल या जो शेयर कैपिटल रेज किया जाता है प्राइमरी मार्केट के माध्यम से, उसे हम बैलेंस शीट या जो हमारी स्टेटमेंट रहती है उसमें यहां पर शो करते हैं, उसको वहां पर अपीयर करना पड़ता है ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पर आपकी प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल करेक्टली बताई गई हैं और उसी के आधार पर यहां हमारी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या है प्राइमरी मार्केट? 2 तरीके की आपकी मार्केट सकती है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी मार्केट में बेसिकली आपका यूज किया जाता है उस तरीके जब आपके आईपीओ वहां पर लॉन्च किए जाते हैं तो वो आपके प्राइमरी मार्केट में वहां पर किए जाते हैं। ठीक है जी, और जितना भी पैसा वहां से रेस किया जाता है वो हमारी बैलेंस शीट या जो हमारी स्टेटमेंट रहती है किसी भी कंपनी की, उसमें उसको दिखाना पड़ता है कि इतना पैसा फर्दर हमारे द्वारा शेयर्स को इशू करते हुए हमने वहां पर अकोमुलेट किया है। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं। आपने पहले भी काफी बार पढ़ा होगा, सिंपल सा टॉपिक था प्राइमरी मार्केट्स का। तो बट
इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने जो 5 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं उनका स्कोर आपको डेफिनेटली मेंशन करना है। उससे कम्युनिकेशन हमारे बीच में बना रहेगा, हमें पता लगेगा किस तरीके से आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका हम कंटिन्यूसली स्कोर देखते रहते हैं कि पिछली बार क्या था, इस बार क्या है, तो उससे हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ जी हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लेके आए। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन में कहाँ कहाँ गलती की है। और वो तभी हो पाएगी जब आप जब हमारी जो एक ड्रिल है कि पहले आप क्वेश्चन देखें और उसके बाद आंसर मार्क करें, फिर उनको चेक करें। अगर आप उस ड्रिल को पूरा अच्छे तरीके से निभाएंगे तभी आप उस पूरी प्रोसेस का यहां पर अच्छे से फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल पाएंगे। ठीक है जी। सो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी आपके 5 क्वेश्चन से रिलेटेड। जाते जाते एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, सोशियोलॉजी कोर्सेज रिलेटेड 3 तरीके के कोर्सेज हैं आपके यहाँ पर, जिसमें पहला जो आपका कोर्स रहेगा उसमें विदाउट आंसर इवैल्यूएशन है, फिर आपका आंसर इवैल्यूएशन के साथ है, और थर्ड आपका कंप्लीट मेंटरशिप ब्रह्मास्त्र कोर्स, जिसकी एनरोलमेंट टेस्ट बेसिस पर यहाँ पर की जाएगी। अब जो भी डिटेल्स हैं आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। यदि आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो मैं आपको ज़्यादा इस चीज़ में तो कहूँगा नहीं, क्योंकि आपको पता है शेखर सर यहाँ पर क्लासेस कंडक्ट करते हैं। 288 286 जैसा स्कोर उनके स्टूडेंट्स द्वारा वहाँ पर लिया गया है मेंस एग्जामिनेशन में। तो डेफिनेटली यदि आपका भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए, डेमो लेक्चर्स देखिए और अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन को यहाँ पर स्ट्रेंथन कीजिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।